नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम अपने डेली लाइफ को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि हम सभी किसी न किसी रूप में कंज्यूमर हैं। चाहे हम खाना खरीद रहे हो, कपड़े ले रहे हो, मोबाइल रिचार्ज करा रहे हो या कोई सर्विस जैसे इंटरनेट या ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो, हर जगह हम मार्केट का हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मार्केट हमेशा फेयर तरीके से काम करता है? रियलिटी यह है कि बहुत बार ऐसा नहीं होता। कई बार कंज्यूमर्स को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, उन्हें कम क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया जाता है या उनसे ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं। यानी कि कंज्यूमर को अक्सर चीट, एक्सप्लॉइट और मिसलीड किया जाता है। यही कारण है कि सोसाइटी में रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत महसूस हुई। इसी जरूरत से कंज्यूमर राइट्स का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ, जिसका मेन पर्पस है कि हर बायर को सेफ्टी, फेयरनेस और जस्टिस मिले। समय के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर मूवमेंट भी विकसित हुआ, जिसने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति अवेयर किया और उन्हें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मोटिवेट किया। ये चैप्टर हमें यही सिखाता है कि हम केवल कंज्यूमर नहीं हैं, बल्कि हमारे पास कुछ अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, और अगर हमारे साथ गलत होता है तो हम जस्टिस कैसे पा सकते हैं। बच्चों, अब अगर हम मार्केट में कंज्यूमर की पोजीशन को समझें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो गुड्स और सर्विसेज को अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम केवल कंज्यूमर ही नहीं है, बल्कि कई बार हम प्रोड्यूसर भी होते हैं। जैसे कोई किसान एग्रीकल्चर में काम करता है, कोई व्यक्ति फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाता है या कोई टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वे प्रोड्यूसर की रोल में होते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति मार्केट से सामान खरीदता है तो वो कंज्यूमर बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, पावर इम्बैलेंस। बुक में भी बताया गया है कि कंज्यूमर अक्सर सेलर के मुकाबले वीक पोजीशन में होता है। क्यों? क्योंकि सेलर के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, उसे प्रोडक्ट की क्वालिटी, कॉस्ट और एक्चुअल वैल्यू के बारे में पूरी जानकारी होती है, जबकि कंज्यूमर के पास लिमिटेड नॉलेज होती है। इसी वजह से कंज्यूमर आसानी से मिसलीड हो सकता है। अब सवाल आता है, रूल्स की जरूरत क्यों है? मार्केट में फेयरनेस बनाए रखने के लिए रूल्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि बिना रेगुलेशन के मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिसेस बढ़ सकती है। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ प्रॉपर रेगुलेशन। अगर सरकार या अथॉरिटी सही तरीके से रूल्स लागू नहीं करती तो सेलर्स अपनी मनमानी कर सकते हैं। दूसरा कारण है कंपनीज और कंज्यूमर्स के बीच पावर का डिफरेंस। बिग कंपनीज के पास रिसोर्सेज, मनी और इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, जिससे वे कंज्यूमर्स को दबा सकते हैं। तीसरा कारण है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। आज के समय में एडवर्टाइजिंग इतनी पावरफुल हो गई है कि कई बार कंज्यूमर प्रोडक्ट की रियलिटी समझ ही नहीं पाता। और चौथा कारण है वीक एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। अगर लॉज तो है लेकिन उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कराया जाता तो उनका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मार्केट को फेयर और सेफ बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स और जागरूक कंज्यूमर्स दोनों जरूरी है। अब हम बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो हर कंज्यूमर को सीधे अफेक्ट करता है, एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कंज्यूमर के साथ अनफेयर या गलत व्यवहार करना जिससे उसे नुकसान हो। यह एक्सप्लॉयटेशन कई अलग अलग तरीकों से होता है और हमें इन सभी फॉर्म्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को बचा सकें। सबसे पहला तरीका है अंडरवेट और ओवर प्राइसिंग। कई बार शॉपकीपर्स जानबूझकर कम क्वांटिटी देते हैं, जैसे 1 किलो की जगह 900 ग्राम देना, लेकिन पैसे पूरे लेते हैं। इसी तरह कुछ दुकानदार एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा चार्ज करते हैं, जो पूरी तरह इल्लीगल है। ये सीधे सीधे कंज्यूमर के साथ धोखा है। दूसरा तरीका है अडल्टरेशन और डिफेक्टिव गुड्स। अडल्टरेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट में मिलावट करना, जैसे दूध में पानी मिलाना, मसालों में सस्ता पाउडर मिलाना या खाने की चीजों में हार्मफुल केमिकल्स डालना। इसके अलावा कई बार डिफेक्टिव गुड्स भी बेचे जाते हैं जो सही तरीके से काम नहीं करते या हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं, जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन या खराब इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। तीसरा तरीका है फॉल्स एडवर्टाइजिंग। आज के समय में कंपनीज एडवर्टाइजिंग के जरिए बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करती हैं, जो अक्सर सच्चाई से दूर होते हैं। उदाहरण के लिए किसी प्रोडक्ट को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो पूरी तरह सेफ या सुपेरियर है, जबकि रियलिटी कुछ और होती है। इससे कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाता है और गलत डिसीजन ले लेता है।
चौथा और बहुत पावरफुल तरीका है मोनोपोली और मार्केट पावर। जब मार्केट में कुछ बड़ी कंपनीज का कंट्रोल हो जाता है तो वे प्राइसेस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकती है। कंपटीशन कम होने की वजह से कंज्यूमर के पास ऑप्शंस भी कम होते हैं और उसे मजबूरी में वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। इन सभी एग्जाम्पल से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर होती है, कंज्यूमर हमेशा स्कैटर्ड और वीक होता है, जबकि प्रोड्यूसर्स और कंपनीज ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल होते हैं। यही इम्बैलेंस एक्सप्लॉयटेशन को जन्म देता है। इसलिए जरूरी है कि कंज्यूमर अवेयर बने, अपने राइट्स को समझे और जब भी उसके साथ अन्याय हो तो वह आवाज उठाए। यही अवेयरनेस ही हमें एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनाती है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कंज्यूमर मूवमेंट। ये केवल एक सिंपल आइडिया नहीं था, बल्कि यह एक पावरफुल सोशल फोर्स के रूप में विकसित हुआ, जिसका मेन उद्देश्य था कंज्यूमर्स को अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाना। जब मार्केट में लगातार एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगा तो लोगों ने महसूस किया कि अगर वे अलग अलग रहेंगे तो उनकी आवाज कमजोर रहेगी। इसलिए उन्होंने एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया और यही मूवमेंट धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म लेता गया। अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो कंज्यूमर मूवमेंट की शुरुआत लगभग 1960 में हुई। उस समय देश कई समस्याओं का सामना कर रहा था, जैसे फूड शॉर्टेजेस यानी खाने की कमी, जिससे लोगों को बेसिक जरूरतें भी मुश्किल से मिल रही थी। इसके साथ ही होर्डिंग यानी जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग यानी कालाबाजारी बहुत बढ़ गई थी, जहां लोग जानबूझकर सामान छिपाकर बाद में महंगे दामों पर बेचते थे। इसके अलावा अडल्टरेशन यानी मिलावट की समस्या भी गंभीर थी, जिससे लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा था। शुरुआत में यह मूवमेंट बहुत सिंपल तरीके से चला। लोग आर्टिकल्स लिखते थे, न्यूज़पेपर्स में अपनी बात रखते थे और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। लेकिन धीरे धीरे यह मूवमेंट स्ट्रॉन्गर होता गया। लोगों ने कंज्यूमर ग्रुप्स बनाए जो कलेक्टिव वॉइस बनकर सामने आए और सरकार पर दबाव बनाया कि वो कंज्यूमर्स के लिए प्रॉपर लॉज बनाए। एक समय ऐसा भी था जब कंज्यूमर्स के पास कोई लीगल सिस्टम नहीं था। अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता था या उनके साथ धोखा होता था तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता था, वो प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दे। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। इसलिए कंज्यूमर मूवमेंट ने यह सुनिश्चित किया कि कंज्यूमर्स को लीगल प्रोटेक्शन मिले ताकि वे अपने अधिकारों के लिए इफेक्टिवली लड़ सकें। बच्चों, कंज्यूमर मूवमेंट के बढ़ते प्रभाव और जरूरत को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे शॉर्ट में कॉपरा कहा जाता है। यह एक्ट कंज्यूमर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क लेकर आया, जिसने पहली बार उन्हें ऑफिशियली प्रोटेक्शन और जस्टिस का अधिकार दिया। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना, उन्हें एक प्रॉपर सिस्टम देना जहां वे अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सके और मार्केट में फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एंश्योर करना। पहले कंज्यूमर्स को अपने राइट्स के लिए लड़ने में बहुत डिफिकल्टी होती थी, लेकिन कॉपरा ने इस प्रोसेस को आसान और एक्सेसिबल बना दिया। इस एक्ट की सबसे खास बात है इसका 3 टियर सिस्टम, जो कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जहां 1 करोड़ रुपए तक के केसेस सुने जाते हैं। अगर मामला बड़ा हो तो वो स्टेट कमीशन में जाता है, जहां 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केसेस हैंडल होते हैं। और अगर डिस्प्यूट बहुत बड़ा हो तो वह नेशनल कमीशन में जाता है, जहां 10 करोड़ रुपए से ऊपर के केसेस सुने जाते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड है, जिससे हर केस को सही लेवल पर जस्टिस मिल सके। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंज्यूमर को कंप्लेंट फाइल करने के लिए लॉयर की जरूरत नहीं होती, यानी कि एक कॉमन पर्सन भी आसानी से अपनी बात रख सकता है। अगर कंज्यूमर को लोअर लेवल के डिसीजन से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता तो वो हायर लेवल पर अपील भी कर सकता है। इस तरह कॉपरा ने कंज्यूमर्स को केवल राइट्स ही नहीं दिए, बल्कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म भी दिया, जहां वे कॉन्फिडेंटली अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, कंज्यूमर राइट्स। कॉपरा के तहत कंज्यूमर्स को कुछ बेसिक और पावरफुल राइट्स दिए गए हैं, जो उन्हें मार्केट में सेफ और सिक्योर बनाते हैं। इन राइट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन की पहली स्टेप होती है। सबसे पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को ऐसे गुड्स और सर्विसेज से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जो उसकी हेल्थ या लाइफ के लिए डेंजरस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक डिफेक्टिव प्रेशर कुकर एक्सप्लोड हो जाए तो ये कंज्यूमर की सेफ्टी के लिए खतरा है। इसी तरह चैप्टर में रेजी का केस बताया गया है, जहां मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण उसे डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा।
ये क्लियरली दिखाता है कि सेफ्टी कितनी जरूरी है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पूरी और सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसमें शामिल है इंग्रेडिएंट्स, प्राइस यानी एमआरपी, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरर डिटेल्स। जब कंज्यूमर के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है तभी वो सही डिसीजन ले सकता है। अगर इंफॉर्मेशन छिपाई जाती है या गलत दी जाती है तो यह उसके अधिकार का उल्लंघन है। तीसरा राइट है राइट टू चूज। इसका मतलब है कि कंज्यूमर को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। उसे किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी शॉप में आपको टूथपेस्ट के साथ ब्रश खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह आपके राइट टू चूज का वायलेशन है। चौथा राइट है राइट टू बी हर्ड। इसका मतलब है कि अगर कंज्यूमर के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे अपनी शिकायत रखने का पूरा अधिकार है और उसकी बात को सीरियसली सुना जाना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब कंज्यूमर्स की आवाज को इंपॉर्टेंस दी जाती है। पांचवा राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल। यह एक बहुत पावरफुल राइट है क्योंकि इसके तहत कंज्यूमर अपने नुकसान के लिए कॉम्पनसेशन, रिप्लेसमेंट या रिफंड मांग सकता है। उदाहरण के लिए, चैप्टर में अभिरामी का केस बताया गया है जहां उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिफंड प्राप्त किया। ये दिखाता है कि अगर कंज्यूमर अवेयर हो तो वो जस्टिस पा सकता है। और आखिरी राइट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसका मतलब है कि हर कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अवेयर होना चाहिए। अगर कंज्यूमर एजुकेटेड नहीं होगा तो वो अपने राइट्स का यूज ही नहीं कर पाएगा। इसलिए एजुकेशन ही एम्पावरमेंट की की है। इन सभी राइट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात क्लियर होती है, कंज्यूमर अब वीक नहीं है, बल्कि अगर वो अवेयर है तो वो पावरफुल बन सकता है। लेकिन ये पावर तभी इफेक्टिव होगी जब हम इन राइट्स को समझें, याद रखें और जरूरत पड़ने पर उनका यूज करें। यही एक रिस्पॉन्सिबल और स्मार्ट कंज्यूमर की पहचान है। विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं कि जब किसी कंज्यूमर के साथ अन्याय हो जाता है तो वो जस्टिस कैसे प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हमारे देश में एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाया गया है जिसे हम कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशंस कहते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट लेकर जा सकता है और अपने नुकसान के लिए न्याय मांग सकता है। पहले के समय में लोगों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो बहुत कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता था, लेकिन अब यह सिस्टम कंपैरेटिवली सिंपल और एक्सेसिबल बना दिया गया है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्टेप होता है कंप्लेंट फाइल करना। कंज्यूमर अपनी समस्या को लिखित रूप में दर्ज करता है जिसमें वह बताता है कि उसके साथ क्या गलत हुआ है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है डॉक्यूमेंट सबमिट करना, जैसे बिल, रिसीट, वारंटी कार्ड या कोई भी प्रूफ जो ये दिखा सके कि कंज्यूमर सही है। तीसरे स्टेप में कमीशन उस कंप्लेंट के आधार पर ऑपोजिट पार्टी यानी सेलर या कंपनी को नोटिस भेजता है ताकि वो अपनी साइड रख सके। इसके बाद अगला स्टेप होता है हियरिंग, जहां दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। यह एक फेयर प्रोसेस होता है जिसमें एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स के आधार पर डिसीजन लिया जाता है। अंत में कमीशन जजमेंट देता है जिसमें यह तय किया जाता है कि कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन मिलेगा, रिप्लेसमेंट मिलेगा या रिफंड दिया जाएगा। चैप्टर में प्रकाश का एग्जाम्पल भी दिया गया है जो ये दिखाता है कि एक कॉमन पर्सन भी स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करके जस्टिस पा सकता है। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह कंज्यूमर को एम्पावर करता है। यह उसे ये कॉन्फिडेंस देता है कि अगर उसके साथ गलत होता है तो वह चुप नहीं रहेगा, बल्कि लीगल तरीके से अपने अधिकारों के लिए खड़ा होगा। अब सवाल आता है कि कंज्यूमर पहले से कैसे इंश्योर कर सकता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो सेफ और गुड क्वालिटी का है। इसके लिए मार्केट में कुछ स्पेशल क्वालिटी मार्क्स और सर्टिफिकेशन सिस्टम्स बनाए गए हैं जो प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड क्वालिटी को गारंटी करते हैं। सबसे पहला मार्क है ISI, जो मेनली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सीमेंट या मशीनरी। जब किसी प्रोडक्ट पर ISI मार्क होता है तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट मार्क है एग मार्क, जो एग्रीकल्चरल गुड्स के लिए यूज होता है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस आदि। यह मार्क यह एंश्योर करता है कि प्रोडक्ट प्योर है और उसमें किसी प्रकार की एडल्टरेशन नहीं है। तीसरा मार्क है हॉलमार्क, जो गोल्ड ज्वेलरी पर लगाया जाता है। यह मार्क कंज्यूमर को यह अश्योरेंस देता है कि सोना शुद्ध है और उसमें सही अमाउंट में गोल्ड कंटेंट मौजूद है। इन मार्क्स का मेन पर्पस है कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट देना। जब कंज्यूमर इन सर्टिफिकेशंस को देखकर प्रोडक्ट खरीदता है
तो उसे यह विश्वास होता है कि वो सेफ और स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट ले रहा है। इसलिए एक स्मार्ट कंज्यूमर हमेशा इन मार्क्स को चेक करता है और फिर ही खरीदारी करता है। अब हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं जो कंज्यूमर राइट्स के पूरे कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 दिसंबर की, जिसे इंडिया में नेशनल कंज्यूमर डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि कंज्यूमर के अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं और हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है यूएन गाइडलाइंस 1985। जब यूनाइटेड नेशंस ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस जारी की, तो इससे पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर मूवमेंट को एक नई डायरेक्शन मिली। इससे डिफरेंट देशों ने भी अपने लॉज को मजबूत किया और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रायोरिटी देना शुरू किया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कॉपरा को 2019 में अमेंड किया गया। इसका मतलब है कि समय के साथ इस लॉ को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया ताकि मॉडर्न चैलेंजेस जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल फ्रॉड्स और न्यू मार्केट प्रैक्टिसेस को भी इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। इन फैक्ट से हमें ये समझ में आता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह लगातार इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे मार्केट बदलता है, वैसे वैसे लॉज और सिस्टम्स भी बदलते हैं ताकि कंज्यूमर हमेशा सेफ और प्रोटेक्टेड रहे। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कंज्यूमर राइट्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। अब तक हमने देखा कि कंज्यूमर मूवमेंट ने सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अभी भी कुछ लिमिटेशंस मौजूद हैं जो इस सिस्टम को पूरी तरह इफेक्टिव बनने से रोकती हैं। सबसे पहली समस्या है लीगल प्रोसेस अभी भी कई मामलों में स्लो और एक्सपेंसिव है। कई बार केस को रिजॉल्व होने में बहुत समय लग जाता है, जिससे कंज्यूमर थक जाता है और बीच में ही छोड़ देता है। दूसरी बड़ी समस्या है लैक ऑफ अवेयरनेस। आज भी बहुत से कंज्यूमर्स अपने राइट्स के बारे में जानते ही नहीं है। अगर उन्हें यही नहीं पता कि उनके पास क्या अधिकार है, तो वे उनका यूज कैसे करेंगे? इसी वजह से एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू होता रहता है। तीसरी प्रॉब्लम है प्रूफ का इशू। कई बार लोग शॉपिंग करते समय बिल या कैश मेमो नहीं लेते। जब बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, जिससे कंप्लेंट करना मुश्किल हो जाता है। चौथी लिमिटेशन है वीक एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स। लॉज तो बने हुए हैं, लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है। कई सेलर्स रूल्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं होता कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हजारों कंज्यूमर ग्रुप्स होने के बावजूद केवल 56 ग्रुप्स ही एक्टिव है। इसका मतलब है कि मूवमेंट की स्ट्रेंथ अभी भी लिमिटेड है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि प्रोग्रेस के बावजूद अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अब तक हमने राइट्स की बात की, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी के लिए केवल राइट्स ही नहीं, बल्कि ड्यूटीज भी उतनी ही जरूरी होती है। कंज्यूमर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, और अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाएगा तो सिस्टम पूरी तरह इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सबसे पहली ड्यूटी है कि कंज्यूमर हमेशा बिल या कैश मेमो जरूर ले। ये केवल एक कागज नहीं है, बल्कि यह आपका सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है जो फ्यूचर में कंप्लेंट के समय आपकी मदद करता है। दूसरी ड्यूटी है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते समय एक्सपायरी डेट और क्वालिटी मार्क्स जरूर चेक करे। अगर हम बिना देखे कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो हम खुद रिस्क ले रहे होते हैं। एक अवेयर कंज्यूमर हमेशा केयरफुल रहता है। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहे। अवेयरनेस ही वो पावर है जो एक कॉमन व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाती है। चौथी ड्यूटी है कि अगर कंज्यूमर के साथ धोखा होता है तो वो चुप न रहे, बल्कि कंप्लेंट रेज करे। अगर हम गलत को इग्नोर करेंगे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। और अंत में, कंज्यूमर को फॉल्स एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इसलिए हमें स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। जब कंज्यूमर अपनी ड्यूटीज को सीरियसली लेता है, तभी वो एक स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे चैप्टर को अगर हम एक साथ समझें तो एक बहुत क्लियर मैसेज सामने आता है कि कंज्यूमर राइट्स किसी भी फेयर और जस्ट मार्केट सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। अगर कंज्यूमर्स के पास प्रोटेक्शन नहीं होगी तो पावरफुल प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आसानी से उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। इसलिए राइट्स, लॉज और अवेयरनेस, ये तीनों मिलकर एक बैलेंस्ड सिस्टम बनाते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर मूवमेंट ने सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। आज कंज्यूमर्स के पास वॉइस है, प्लेटफॉर्म है और लीगल सपोर्ट भी है। लेकिन इसके बावजूद चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं, जैसे अवेयरनेस की कमी और लॉज का वीक इम्प्लीमेंटेशन।
यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आती है हर इंडिविजुअल की। अगर हर व्यक्ति एक वेल इन्फॉर्म्ड और एक्टिव कंज्यूमर बन जाए तो मार्केट में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट आ सकता है। जब कंज्यूमर्स अवेयर होते हैं तो सेलर्स भी केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब कोई उन्हें आसानी से चीट नहीं कर सकता। इसके अलावा यूनिटी भी बहुत जरूरी है। जब कंज्यूमर्स मिलकर अपनी आवाज उठाते हैं तो उनका इम्पैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यही कलेक्टिव स्ट्रेंथ सिस्टम में रियल चेंज ला सकती है। अंत में हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एन अलर्ट कंज्यूमर इज द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम जागरूक, सावधान और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं तो हम न केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं बल्कि पूरे मार्केट सिस्टम को भी फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने में योगदान देते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।